चलिए, गुड इवनिंग सभी को। थोड़ा सा क्लास में लेट हो गया क्योंकि अभी मैथ्स की क्लास चल रही थी, है ना। चलिए आइएगा। लाइट चैप्टर हम लोग पढ़ रहे थे और पिछले क्लास में हमने नया कॉन्सेप्ट पढ़ा था किसका? परावर्तन का। परावर्तन क्या है, उससे संबंधित जो चीज़ें थी वो सब आप लोगों ने समझ लिया है। हम एक बार और छोटा सा रिवीजन कर ले रहे हैं। तो इसको हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या क्या पॉइंट होता करते थे? तो सर, एक प्लेन मिरर रहेगा जिसको आप पीछे से क्या कर दोगे? पॉलिशिंग कर दोगे। ठीक है, पीछे से पॉलिशिंग हो गई है, मतलब लाइट क्या है, सीधे बाहर नहीं निकलनी चाहिए। और ये है नॉर्मल, जो इस मिरर के सरफेस के क्या है, परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर को हम क्या बोलते हैं? अभिलंब। इसीलिए हम लोग इसका नाम ही डाल दिया अभिलंब। नॉर्मल। अब होता क्या था भाई, सर एक लाइट रे आती थी। इस लाइट रे को आप क्या नाम देते थे? आपतित किरण। इसमें क्या बोलते थे? इंसिडेंट रे। आई आर से शॉर्टकट से रिप्रेजेंट कर दिया। और ये टकरा के उसी माध्यम में एयर से आया है, एयर में चले गया। एयर से आया है, एयर में चले गया। इसको हम क्या बोलते थे? परावर्तित किरण। मतलब रिफ्रैक्टेड ले, रिफ्लेक्टेड ना, रिफ्लेक्टेड रे। अच्छा, आपतित किरण हमेशा कोण अभिलंब के साथ बनाना। आपतित किरण अभिलंब के साथ जो कोण होता है उसे क्या नाम देते हैं? एंगल आई। एंगल आई क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंस, आपतन कोण। किस नाम से जाना गया था? आपतन कोण के नाम से जाना गया था। वहीं पर आपतित किरण परावर्तित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाएगा वो क्या है? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ए ओ आर, परावर्तन कोण। हिंदी में क्या बोलेंगे? परावर्तन कोण। क्लास बाइलिंगुअल चलेगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ए ओ आई, ए ओ आर मतलब समझ गए, लिख लो एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है। विकास कुमार जी, आप ऑफिस वाले नंबर पे व्हाट्सअप कर लीजिएगा, कॉल मत करिएगा। टेलीग्राम का लिंक मांग लीजिएगा, वो लोग भेज देंगे। भाई मेरे यहाँ तक का क्लियर है? बोलो हाँ। अब हमने परावर्तन के नियम पढ़े थे। नियम में हमने क्या क्या बातें पढ़ ली थी जी? रूल। सर दो रूल होती हैं। रूल नंबर 1 आप लोगों को याद आ रहा है ना? कि सर आपतित किरण, परावर्तित किरण, और ये बिंदु जहां पर आपतित किरण आके आए, दर्पण से मिली है, इस बिंदु को हम लोग क्या बोलते हैं? आपतन बिंदु, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ये मैं लिखवा चुका हूं ना कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब सब हो चुका है। उसको थोड़ा सा बंद करो तो आवाज आ रहा है, दरवाजा बंद कर दो। आपतित किरण, परावर्तित किरण एवं आपतन बिंदु पर अभिलंब, पर अभिलंब क्या रहते हैं? एक ही तल में रहते हैं। दिख रहा है ना? आपतित किरण है, परावर्तित किरण है, आपतन बिंदु पर ये जो अभिलंब उठा है, ये तीनों के तीनों इस प्लेन में ही तो हैं। तो बस यही बात है, ये तीनों क्या है? एक ही तल में पाए जाते हैं। अंग्रेजी वाले इस चीज को लिखे होंगे, इंसिडेंट रे, कॉमा, रिफ्लेक्टेड रे, कॉमा, normal on the point of incidence, normal on the point of incidence, point of incidence exist on, it lies on same plane, lies on same plane। सवाल पूछ रहे बच्चे कि सर सहायक शिक्षक विज्ञान वाली भर्ती आएगी कि नहीं। देखिए भाई, जो वर्ग 2 विज्ञान वाले अभ्यर्थी हैं, आप लोग सहायक शिक्षक विज्ञान प्रयोगशाला वाले बैच में जुड़ के पढ़ाई कर रहे हो, तो एक बात तो समझ लो, आपका अगर विषयवार सिलेबस होता है तो आप संभल जाओगे। क्योंकि वहाँ पर सीधे हो सकता है 100 नंबर का साइंस आने लग जाए, जैसे मध्य प्रदेश का पैटर्न है। हमारे यहाँ तो रूल मध्य प्रदेश से ही अडॉप्ट होंगे। तो अभी आपके यहाँ साइंस 15 नंबर का आता है फाइनल एग्जाम में,
15 नंबर की तैयारी और 100 नंबर की तैयारी एक जैसी नहीं होती। तो विज्ञान प्रयोगशाला के बैच में जुड़ के जो शिक्षक भर्ती बीएड वीएड किए हैं, साइंस वाले हैं, और इनकी तादाद ज़्यादा रहती है। पूरा तो मैदानी क्षेत्र साइंस वालों में ज़्यादा है। तो आप मान के चलो कि आपका विषयवार भर्ती अगर अनाउंस होता भी है, आपका फ़ायदा हो जाएगा, आपको टेंशन नहीं होगा। दूसरा, सहायक शिक्षक विज्ञान प्रयोगशाला के बारे में एक बात क्लियर कर दूं कि ये भर्ती शिक्षा विभाग से अलग भर्ती है पद शिक्षा विभाग का, स्कूलों में ही ड्यूटी लगती है। पर शिक्षा विभाग की जैसे शिक्षकों की जो भर्ती होती है ना, व्याख्याता वर्ग 2 वर्ग 3, ये भर्ती वैसी भर्ती नहीं है, क्योंकि इसमें बीएड डीएड मांग नहीं रहा, मतलब ये शिक्षक भर्ती नहीं है शिक्षक ही पर ये है नहीं। हालात को समझो, ये व्यापम की एक ऑफिशियल भर्ती है। जैसे एडीओ आ जाता है, हॉस्टल वार्डन आ जाता है, एपेक्स बैंक आ जाता है, आपका आबकारी आरक्षक का पेपर हुआ, सब 200 300 पोस्ट पे करा लिए गए ना। अमीन पटवारी अभी आपको दिख रहा है 50-100 पोस्ट में। ठीक उसी तरीके से ये व्यापम की भर्ती है, शिक्षा विभाग का पद है, और सरकार दिमाग वाली है, वो हमेशा 200 पोस्ट निकाल के विद्यार्थियों को 4 महीने 6 महीने के लिए एंगेज कर देती है। हॉस्टल वार्डन निकाली, बच्चे 2 साल वही पढ़ रहे थे। जिसको देखो कौन पढ़ रहा है, हॉस्टल वार्डन। कितने पद? 300 पद। एडीओ निकाली, अभी आपने देखा नया साल लगा के बच्चे एडीओ 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 किए हैं। जून में जाके एग्जाम लिया इन्होंने, कल परसों रिजल्ट आया इसका। तो मसला ये है, बच्चे 4 महीने 6 महीने के लिए बिजी। आबकारी आरक्षक अभी 2-3 संडे पीछे हुआ, प्रयोगशाला परिचारक अभी हुआ, कब का फॉर्म आया हुआ है। तो ना सरकार यही खेल खेलती है, वो 1-2 भर्ती निकाल देगी 200-400 पोस्ट की, और आधे से ज़्यादा युवा उसमें इंगेज हो जाएंगे, कोई आवाज़ उठेगी नहीं। विरोध दबाने का सबसे अच्छा तरीका है। एक तो 200 लोग को सैलरी पे भी क्या ही लोड आ जाएगा, उतना तो मंत्री अपने पॉकेट मनी निकाल लेता होगा एक दिन का, जितना उनका महीने का सैलरी आएगा। छोड़ो हटाओ, बोलोगे सर स्पष्ट रूप से बोल देते हो, तुमको भी तो पता है। तो मसला ये है कि ये जो हमारा सहायक शिक्षक विज्ञान प्रयोगशाला है ना भाई, इसमें सबसे ज़्यादा आवेदन आएगा, क्योंकि जब ये भर्ती हुई थी उस समय छत्तीसगढ़ की सबसे ज़्यादा आवेदन वाली भर्ती थी। पहली बार किसी एग्जाम में 2,30,000 बच्चों ने आवेदन किया था, और 1,92,000 बच्चे देने भी गए थे। अपन खुद सेलेक्ट हुए थे तो मुझे याद है, ठीक है। हालांकि नहीं किए वो नौकरी, बाद में और भी नौकरियां निकाले, कुछ किए कुछ छोड़े, अब तो पढ़ाते हैं आप लोगों के लिए, ठीक है। पर मसला यही है, इस बार अगर ये आवेदन आएगा ना, 4.5-5 लाख आवेदन गिरेगा, इतना तो मैं जानता हूँ। परिचारक देख लिए, इसी पैटर्न का एग्जाम था, 7 लाख आवेदन गिर गया था। वो तो एग्जाम का थोड़ा सा ये रजिस्टर यहाँ कराओ वहां कराओ करके बच्चे कंफ्यूज हुए। दूसरा रूल, तो भर्ती तो ये आएगी, 200 पद पे निकाल देने में शासन बहुत खुश रहती है। टेंशन में डाल के लोगों को खुद टेंशन फ्री हो जाओ, 4 महीना आप शांत रहेंगे बच्चे। चलिए, वर्ग 2 वाले मैथ्स वाले भी प्रयोगशाला दिला सकते हैं, तो पढ़ाई में रहिए। और कुल मिला के बस इतना ही कहूँगा कि अभी से आप ये मान जाते हो ना कि सर भर्ती हमारी नहीं आ रही है, तो वो चीज़ गलत है। आपको पता है अभी नोटिफिकेशन आया नहीं है, खाली बस एक लेटर वायरल हुआ है, वो भी दूसरा लेटर है, पहला लेटर चेंज हुआ है तो दूसरा भी चेंज किया जा सकता था। दबाव बनाते सरकार के ऊपर, ठीक है। तो दबाव आप बना नहीं पा रहे हो, स्वीकार करके हार मान के बैठ जा रहे हो। दूसरा नियम क्या होता है कि सर आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान क्या होगा? बराबर होगा। कब के लिए? नियमित परावर्तन के लिए। अनियमित के लिए ऐसा कोई खास कंडीशन नहीं है। चलिए, ये हो गया परावर्तन और ये हो गया परावर्तन के नियम। अब मैं आता हूं आईएमपी फैक्ट्स। ये किसी किताब में नहीं होगा, ये आपको खाली हमारे नोट्स में मिलेंगी, ठीक है। तो आईएमपी फैक्ट्स जिनके ऊपर सवाल बनते हैं, बोले तो महत्वपूर्ण तथ्य, महत्वपूर्ण तथ्य, ये सब सवाल का आप आज की डेट में जोन है। पहला तथ्य आप देखिए, फैक्ट्स पॉइंट नंबर 1, भैया किससे रिलेटेड? परावर्तन से। हमारा टॉपिक ही क्या चल रहा है? तो परावर्तन से संबंधी हम कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को देख रहे हैं।
पहला फैक्ट, क्या माध्यम के बारे में बताओ, जो मीडियम है वो चेंजेबल रहता है कि अनचेंज रहता है? मीडियम बताइए, चेंज होगा कि अनचेंज होगा? तो सर अपरिवर्तित होता है। हवा से आई थी प्रकाश, टकरा के दर्पण से हवा में लौट गई, तो मीडियम पहले भी एयर था, बाद में भी एयर है, तो माध्यम अपरिवर्तित रहेगा, अनचेंज्ड रहेगा। अब इस चीज के ऊपर सवाल पूछ दिया जाएगा, निम्नलिखित में से परावर्तन की घटना का महत्वपूर्ण कौन सा कथन सही है? परावर्तन की घटना में ऑप्शन दे देगा, माध्यम परिवर्तित होती है, माध्यम परिवर्तित नहीं होती है, दोनों एक्सेप्टेबल है, या नन ऑफ दिस। तो अपने को पता करना भी है, परावर्तन बोला है, रिफ्लेक्शन वर्ड यूज किया है, तो मीडियम रिमेन्स अनचेंज्ड। जिस मीडियम से लाइट आया उसी मीडियम में लाइट लौट जाएगा। अगर अपवर्तन की घटना होती, रिफ्रैक्शन का इंसिडेंस होता, तो भैया वहां पर आप समझ लेते कि माध्यम में अनिवार्य परिवर्तन होता है, मीडियम मस्ट चेंज। एयर से लिक्विड, लिक्विड से ग्लास, ऐसा जाएगा वो, तो वो अपवर्तन है। जैसे मैंने उदाहरण दिया था इंद्रधनुष का, रेनबो जो आप लोग हवा में बनता हुआ देखते हो, वो अपवर्तन की घटना है कि परावर्तन की घटना है? रिफ्रैक्शन है, अपवर्तन है, क्योंकि प्रकाश किरणें पानी की बूंदों से पार हो रही हैं, तब तो 7 रंगों में प्रिज्म की तरह यूज कर रहा है पानी का बूंद, 7 रंगों में विभक्त हो जा रहा है और आपका रेनबो बन रहा है, तो वो अपवर्तन की घटना है। इंद्रधनुष का बनना क्या है? अपवर्तन की घटना है, ठीक है। और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, प्रकाश विद्युत प्रभाव, परावर्तन है कि अपवर्तन है? तो लास्ट क्लास में पढ़ाया था कि प्रकाश विद्युत प्रभाव कण व्यवहार को प्रदर्शित करता है। कण का मतलब टकरा के लौट जाना। जैसे ये मेरा कण है, वस्तु है, फेंकूंगा तो टकरा के, अगर ये उस पार चले गया तो फिर वो अब तरंग व्यवहार हो जाता है, और एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाना अपवर्तन होता है। प्रकाश विद्युत प्रभाव में प्रकाश किरणें धातु की सतह के अंदर जा रही हैं क्या? टकरा के छिटक जा रही हैं, यस और नो? तो वो कौन सा घटना? परावर्तन। कौन सी घटना? तो वहां रिलेट करके ला देगा, कोई एक इंपॉर्टेंट केस आपके सामने रख देगा, इंद्रधनुष का बनना क्या है, आकाश का नीला रंग किसके कारण दिखाई देता है, बड़ा कॉमन क्वेश्चन है। प्रकाश विद्युत प्रभाव कौन सी घटना का परिचारण है? ऑप्शन में डाल देगा परावर्तन, अपवर्तन, विवर्तन या अपघटन, इस टाइप से कुछ कुछ डाल देगा। तो भैया अपने को मेंटली रेडी रहना है। प्रकाश विद्युत प्रभाव को दिमाग में लगाया, मैंने दिखाया था, लाइट आया, टकराया, इलेक्ट्रॉन बाउंस किया, अंदर गया क्या लाइट? लाइट कौन से मीडियम से आया? हवा में, कहां लौट गया? जब माध्यम नहीं बदले, सीधा लाइन क्या यूज करना? परावर्तन, ठीक है। चलो दूसरा पॉइंट, ठीक है, थोड़ा हम लोग सोच सोच के पढ़ते हैं, यानी कि किताबों में जो लिखा है वो मैं पढ़ाने वाला हूं, नहीं, मेरा थोड़ा अलग चलेगा, क्योंकि हायर क्वेश्चन अगर आपसे आए तो बनना चाहिए। दूसरा, आप ये बताइए कि सर जो वेग है प्रकाश का, वेग मतलब वेलोसिटी, वो बदलेगा कि भैया नहीं बदलेगा? प्रकाश के वेग में परिवर्तन होगा कि नहीं होगा? भैया हवा से आ रहा था, हवा में उसका वेग क्या था? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। प्रीवियस क्लासेस में ये बातें आपको पढ़ा चुका हूं कि प्रकाश का जो वेग है वो अलग अलग माध्यमों में अलग अलग होता है। हवा में अलग होता है, कांच में अलग होता है, जल में अलग होता है। डाटा याद किया ना, हवा में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड था, जल में 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड था, और वहीं ठोस में रहते थे ग्लास में तो 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड था। तो भैया पहले हवा से आया, बाद में भी हवा में गया, हवा में गया मतलब प्रकाश का वेग बदला क्या? तो ये सवाल बना देगा। परावर्तन में प्रकाश का वेग, ऑप्शन डाल देगा, बढ़ता है, घटता है, अपरिवर्तित रहता है, या कुछ नहीं कह सकते। तो क्या हो जाएगा? तो भैया साफ समझ गए, माध्यम नहीं बदला तो वेग कहां से बदले? तो अपरिवर्तित रहेगा, अनचेंज्ड रहेगा। कोई दिक्कत किसी को? नो। सर प्रकाश जो होता है ना, इन इलास्टिक कोलिजन नहीं करता, इलास्टिक करता है। सूक्ष्म कण है, जैसे इनका सवाल आया कि सर अगर मान लो प्रकाश हमारा टकरा भी रहा है, ठीक है, तो उसकी एनर्जी लॉस होगी, यस और नो? तो उसका वेग तो घट जाएगा। ये जो वेग घटना बढ़ना, ये अप्रत्याश संघट्य की घटना में होता है। जैसे मैंने बोला था, हैमर से पीट रहे थे, 1 करोड़ जूल दे रहा था, फोटो इलेक्ट्रॉन निकल रहे थे क्या? नहीं,
क्योंकि वो अप्रत्यास्थ संगठ्य है जिसमें ऊर्जा का वितरण होता है। प्रत्यास्थ संगठ्य में ऊर्जा का कोई खास वितरण होना नहीं है। पहले लाइट आया, टकराया, किसी को अपनी एनर्जी दिया गया, रिटर्न बैक कर गया, उसी स्पीड से आके उसी स्पीड में लौट रहा है, एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुआ। चलो इनके सवाल पे एक अच्छा स्टेटमेंट और आ जाएगा, आवृत्ति, आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी। ये आप लोग के शिक्षक भर्ती का अभी टेट का एग्जाम हुआ था ना, 2024 टेट पूछा हुआ सवाल है, और ये प्रयोगशाला में या बाकी सारे एसीएफ ओसीएफ पे भी कई बार आ चुका है। आप एक बात समझ लेना, परावर्तन हो, अपवर्तन हो, विवर्तन हो, व्यतिकरण हो, ध्रुवीकरण हो, ये सब प्रकाश के गुणधर्म है। प्रकाश के कुल कितने प्रॉपर्टीज हैं? तो हमारे सिलेबस में तो बस 2 रहता है, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, परावर्तन एंड अपवर्तन। इसके अलावा प्रकाश इंटरफेरेंस मतलब व्यतिकरण की घटना भी शो करेगी, डिस्पर्जन मतलब ध्रुवीकरण की घटना भी, सॉरी पोलराइजेशन मतलब ध्रुवीकरण भी करेगी, डिफ्रैक्शन मतलब वो विवर्तित भी होगी। ठीक है, तो ये सारी घटनाएं प्रकाश प्रदर्शित करती है। 5-6 घटनाएं हैं जिसमें से हम प्रमुख रूप से 2 पढ़ते हैं। हायर लेवल पर जब आप पढ़ते हो वर्ग 1 के लिए, वहां पर फिर आप स्कैटरिंग ऑफ लाइट, डिस्पर्जन ऑफ लाइट, पोलराइजेशन ऑफ लाइट, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, इन सब के बारे में पढ़ते हो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, अभी बेसिक पे बात हो रही है। तो मेरा ये बोलना है कि कुछ भी घटना हो जाए प्रकाश की, कुछ भी, परावर्तन हो मतलब रिफ्लेक्शन हो, रिफ्रैक्शन हो, स्कैटरिंग हो, इंटरफेरेंस हो, पोलराइजेशन हो, डिस्पर्जन हो, कुछ भी हो, एक फिजिकल क्वांटिटी जो कभी नहीं बदलता वह है सिर्फ फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी हीट है, अड़ियल है, अक्खड़ है, कभी चेंज नहीं होता। परावर्तन करा लो चाहे अपवर्तन करा लो। आपको मैंने तरंग वाला पहला लेक्चर जब प्रकाश पढ़ाया था, तो मैंने एक चीज लिखवाई थी, फ्रीक्वेंसी नेवर चेंजेस। आवृत्ति, एक तरंग की आवृत्ति हमेशा फिक्स रहेगी, वो कभी चेंज। तो फ्रीक्वेंसी भी क्या रह गया? अपरिवर्तित, अनचेंज्ड। और इसके ऊपर कई एग्जाम में सवाल आ चुके हैं भाई, 500 बार सवाल आ चुका होगा ये। चलो चौथा पॉइंट और सोचो सर, कला के बारे, प्रकाश एक वेव है, वेव को आप माध्यम में विक्षोभ कंपन मान सकते हो। आवृत्ति कैसे बदल जाएगी? हर कंपन की आवृत्ति उसी रेंज में, आयाम उतना ही मेंटेन चलाएगा। एक वेव जो एक बार बन गया ना, मेरे मुंह से निकला ना, ठीक है सर, ऐसे अगर इसकी पिच इतनी है तो इतनी ही जाएगी, जोर से बोलूंगा तो पिच बढ़ गई, ठीक है, धीरे बोलूंगा तो पिच घट गई। पर मेरे मुंह से निकल रहा है ना, हर बार ये वाला जॉइंटिंग पॉइंट क्या है? सेम। दिस इज द पॉइंट ऑफ एनर्जी और फ्रीक्वेंसी पॉइंट, वो चेंज नहीं होता है। आप जोर से बोलो, आप धीरे बोलो, ठीक है, आपकी फ्रीक्वेंसी नहीं बदल रही। वोकल कॉर्ड जो फिक्स है वो फिक्स है, इसलिए फीमेल्स का वोकल कॉर्ड की फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है मेल की, इसलिए महिलाओं की आवाज ना ज्यादा सुनाई देती है। 4 महिलाएं खड़े होकर बात करें और 4 पुरुष खड़े होकर बात करें, 4 पुरुष आपस में बात करते हुए भी उनकी बात सुन लेंगे, क्योंकि वो लोग जोर से बोल रही हैं, वो लोग आराम से ही बोल रही हैं, पर उनकी आवाज आती है ना। 4 पुरुष बात करते हैं, आपको पता भी चलता है क्या? ठीक है, ये तो बात भी ऐसे करते हैं, ठीक है, बोल के चल देते हैं हम लोग। तो ये बात होती है वोकल कॉर्ड की फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड करता है। फ्रीक्वेंसी नेवर चेंजेस, एक बार क्रिएट हुआ वो फ्रीक्वेंसी नहीं बदलेगा। अगला, और किसी भी घटना में नहीं बदलेगी, ना परावर्तन में, ना अपवर्तन में, ना विवर्तन में, ना ध्रुवीकरण में, ना व्यतिकरण में, किसी में नहीं बदलेगी। चलो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, आवृत्ति हो गया। कला के बारे में बात करते हैं, फेस। फेस या लाइट का जो फेस है वो बदलेगा कि नहीं बदलेगा? फेस का मतलब होता है ना सर, डायरेक्शन के बारे में बोल रहा है। तो सर पहले कौन सा डायरेक्शन में आ रहा था? सर ये आ रहा था आपका, ये मान लीजिए ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है, और ये, तो सर ये आपका दक्षिण पश्चिम की ओर आ रहा है, इधर नीचे जा रहा है ना, पूर्व दक्षिण की ओर जा रहा है, और टकरा के कहा चल गया? उत्तर पूर्व की ओर। तो फेस चेंज हुआ कि नहीं हुआ? समझ में आ रहा है? तो रिफ्लेक्शन में फेस चेंज होता है कि नहीं होता है? होता है। परावर्तन में सीधे घुस जाएगा पानी में, तो जिस, हाँ, माध्यम मान लो नीचे वाटर है तो सीधे घुस गया ना, तो उसमें फेस चेंज
देखेंगे उस समय जब पढ़ेंगे, तब तब मैं अलग बात करूंगा। फिलहाल तो इतना समझ में आया है कि फेस क्या होगा। अब ये क्वेश्चन अभी रिसेंटली यूपीएससी ने अटैक किया है, मतलब हो गया 3-4 साल हो गया। फेस चेंज हो सकता है। जितनी चीजें मैं पढ़ा रहा हूं ना, आप खुद जाओ किसी भी किताब में ढूंढो, आपको चीजें नहीं मिलनी है। अरे टाइम शेड्यूल था कप्तान मेरा, पर मसला ये हुआ कि आज आरिफ सर आ नहीं पाए, तो आरिफ सर की क्लास को मैंने इंगेज कर लिया, तो इसलिए मेरा 1 घंटा टाइम नीचे उतर गया, और कुछ नहीं है। अरे तुम लोग पढ़ाई से मतलब रखा करो ना यार, ठीक है। रेगुलर टाइम पे ही क्लास जाएंगी, परेशान मत होइए। चलिए वेवलेंथ के बारे में बताओ, तरंग दैर्घ्य के बारे में बताओ। तरंग दैर्घ्य, वेवलेंथ, इसके बारे में सोचिएगा। तरंग दैर्घ्य का क्या रोल रहता है? तो सर हमने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, आवृत्ति बराबर प्रकाश का वेग बटा तरंग दैर्घ्य, पढ़े हो? तो मेरे भाई साहब ऐसा है कि सर वेवलेंथ क्या हो जाएगा? वेग बटा आवृत्ति। वेग बदला क्या? नहीं बदला। आवृत्ति बदली क्या? तो कुल मिला के आप बोल सकते वेवलेंथ भी नहीं बदलेगा, वेवलेंथ भी नहीं बदलेगा, ठीक है। कई जगह स्पेशल केसेस हो जाए तो बात अलग है, थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशंस पॉसिबल है, बट मोस्ट ऑफ द केस में आप लोग वेवलेंथ के भी बारे में समझ गए। यहाँ पर अनचेंज्ड रहेगा, ठीक। और वही चीज जब आप अपवर्तन पढ़ोगे, तो भैया आप हवा से आए और आप जल के अंदर गए, हवा में स्पीड आपकी क्या थी? 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। जल के अंदर क्या है? 2.25 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। स्पीड बदली है ना? तो अगर स्पीड बदल जाएगी तो वेवलेंथ बदलेगा कि नहीं बदलेगा? क्योंकि आवृत्ति तो नहीं बदलेगा भाई, आवृत्ति नहीं बदलेगा, पर वेवलेंथ स्पीड पे डिपेंड कर रहा है। मतलब अपवर्तन की घटना में तरंग दैर्घ्य बदलेगा कि नहीं बदलेगा? पक्का बदलेगा, पक्का। वहां स्पीड बदल रही है ना जी, ठीक है। चलिए और क्या सोच सकते हो? और क्या सोचे सर? इंटेंसिटी, एसीएफ का क्वेश्चन, ठीक है। यहां लिख दूं 6वां नंबर पॉइंट, तीव्रता, इंटेंसिटी। अंग्रेजी माध्यम वाले इंटेंसिटी वर्ड यूज कर लेंगे। चलिए इंटेंसिटी पे बताइए, जो तीव्रता है वो परिवर्तित होगी कि नहीं होगी? इंटेंसिटी का मतलब क्या होता है पता है? इंटेंसिटी का मतलब होता है सर, एक स्क्वायर यूनिट में, याद रखिएगा, I इक्वल्स टू एन एच म्यू अपॉन एरिया, ठीक है। एक स्क्वायर यूनिट में, एक्चुअल में इसको एन अपॉन लेते हैं, सॉरी एच म्यू हटा दीजिए। सर नंबर ऑफ फोटॉन्स को इंटेंसिटी रिप्रेजेंट करता है। जैसे मैं इसका एक एग्जांपल आपको बताता हूँ, पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, ये है आपकी इंटेंसिटी, बोले तो तीव्रता। आप लोग कभी सुनार की दुकान में गए होंगे या कपड़ों के शोरूम में जाते हैं, तो आप देखते हैं वो लोग मनमाने लाइटनिंग करते हैं, इतना महंगा बिजली बिल रहता है, कमर्शियल बिजली बिल आता है, या सर नो जी। और आप कभी भी आप जाओ ना जहाँ पर ब्लेजर या कोट वोट पैंट की दुकान होंगे, सर आप अपने मुंडी पे गिन नहीं पाओगे उतने बल्ब लगा दिए जाते हैं। क्यों ऐसा करते हैं? आप किसी ज्वेलरी शॉप जाओ, छोटा सा 200 स्क्वायर फीट का कमरा होगा, पर उसमें हो सकता है 50 ठोक बल्ब ठेस देगा। क्यों करते हैं ऐसा? किराने दुकान में तो ऐसा नहीं किया जाता है, या बाकी किसी शॉप में तो ऐसा नहीं किया जाता है बेसिकली। वाह, तो उससे सामान कैसे शाइन करेगा जी? वो खेल है फिजिक्स का, आपके रेटिना में लाइट की इंटेंसिटी के प्रवेश का। देखो ज्वेलरी शॉप में या कपड़े की दुकान में हम लोग शोरूम में जाते हैं, तो हम कपड़ा जब ट्राई करते हैं ना, क्या ही लगता है, अपने आप को अलग फील आता है, और ऋतिक रोशन मान रहे होते हैं हम लोग। घर आके जब हम देखते हैं वही कपड़ा, वही इंसान, थोड़ा सा लगता है ना यार, ये वहां तो अच्छा दिख रहा था, यहाँ उतना अच्छा नहीं दिख रहा है। होता है नहीं होता ये घटना? खेल था फिजिक्स का, दुकानदारों ने ये चीज पकड़ ली है कि जितनी ज्यादा इंटेंसिटी का मतलब होता है नंबर, इंटेंसिटी का मतलब क्या है? संख्या। तो वहां पर ज्यादा बल्ब लगाए गए, तो लाइट रेस की जो संख्या थी वो बहुत ज्यादा थी आपके नॉर्मल घर से,
आप तो एक कमरे में एक या दो बल्ब लगाए हो, वो 50-100 बल्ब लगा रखे हैं। तो उससे क्या होता है ना, जब इंटेंसिटी ऑफ लाइट ज्यादा रहती है तो हमारे रेटिना में भी लाइट की इंटेंसिटी ज्यादा जाएगी, तो रेटिना ज्यादा ओपन होगा, तो हम चीजों को बड़े अच्छे और सुगम्य रूप से चमकती झमकती और शाइनिंग वाला भी बोल सकते हो, वो दिखाई देगी। ठीक है, इसलिए मैं कभी भी ज्वेलरी शॉप पे जाता हूँ ना, मैं उन लोग मुंडी पे रखते हैं पता है बल्ब बल्ब लगा लगा के। कभी भी आप ज्वेलरी शॉप में नोटिस करना, दुकान का साइज छोटा रखा जाएगा, बड़े बड़े नहीं रखे जाते हैं। वो तनिष्क कुनिष्क वाले अलग है, क्योंकि उनको पता है उनका ब्रांड पे ही लोग लेके जाएंगे, तो सेफ्टी सिक्योरिटी दे रहे हैं। 16 पन्ने का तो आपको एक ठो पर्चा पकड़ा देंगे बिल का, मतलब रहता है। हमारे यहाँ जो नॉर्मल ज्वेलरी वाले एक ठो रसीद देंगे, पक्की रसीद है सर, रहती नहीं है। इसलिए सोनार लोग खूब अमीर होते हैं, खूब पैसा वो करते हैं। तो मसला ये है, रहती भी होगी जो भी है, कि कमरे छोटे रखना, लाइट ज्यादा लगाना, आपके सर के ऊपर लाइट रखना, उससे क्या, या जहां दिखाते हैं ना सोने वोने का, वहां 6-8 ठोक बल्ब जला देंगे, इंटेंसिटी बढ़ेगी, वो चीज चमकदार दिखेगी, रेटिना में इंटर करेगी, आपको भाएगा, आपको भाएगा, तो आपको लगेगा नहीं ये बहुत अच्छा है। वो घर में जब आप लेकर आते हो, तब आपको लगता है हे दाई, ये तो वैसा नहीं है जैसा मैं वहां देखा था कैसे बदल गया एकदम से। तो इंटेंसिटी इज नंबर ऑफ फोटॉन्स या नंबर ऑफ लाइट पार्टिकल पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, मतलब एक स्क्वायर यूनिट एरिया में 1 सेकंड में जितने लाइट पार्टिकल्स आ रहे हैं, इनकी संख्या को उसका आप क्या बोलोगे, तीव्रता बोलोगे। समझ में आ गया? तो उनकी तीव्रता बोलेंगे। रिफ्लेक्शन के दौरान तीव्रता बढ़ती है कि घटती है कि क्या होती है? सर रिफ्लेक्शन होगा, मान के चलो। तो भैया लाइट पार्टिकल इधर उधर छटक जाएंगी ना, तो मैं मान लो मैं सोने का गहना देख रहा हूँ, ऊपर बल्ब लगा है, ठीक है, हो रहा था, बीच में किसी ने मिरर लगा दिया, तो क्या हो गया, मेरे नीचे अवरोध भी तो आया, पर आधा नीचे आ रहा है आधा उधर जा रहा है, तो लाइट पार्टिकल छटक फटक गई ना, इंटेंसिटी डिस्टर्ब हुई कि नहीं हुई? तो परावर्तन हुआ ना मिरर लगाने से। तो आप ये बात समझ पाए, इंटेंसिटी घटेगी, इंटेंसिटी चेंज हुई, और चेंज होने से भी बढ़ी कि घटी? घटी। इंटेंसिटी क्या हुई? घटी। अब इस पे सवाल आ जाते हैं, और आप ढूंढ लो किसी किताब में आपको मिल जाए तो, ये परावर्तन, हम इतना जानते हैं, परावर्तन के नियम जानते हैं, इससे ज्यादा ज्यादा नहीं जानते, पर हम परावर्तन के अंदर पोस्टमार्टम कर रहे हैं, और ऐसा हर टॉपिक में करेंगे। सीखते हुए चलो, साइंस है और मैं पढ़ा रहा हूं तो उस चीज का आनंद लो। ठीक है, 13 साल से आदमी साइंस की सेवा किया है, मतलब मैं जीआई हूँ, और बचपन में भी साइंस में अच्छा भी था। ठीक है, ऐसे अल्टीमेट अपना जीवन का उद्देश्य ही वैज्ञानिक बनना था। फिर घर में एक चीज आती है जिसके कारण आपके लाइफ के डिसीजंस चेंज हो जाते हैं, अभाव और गरीबी वो इंसान से सब करवाती है जो वो करना ना चाहे। आओ नेक्स्ट आगे बढ़े। हालांकि मैं तो भाई स्वीकार करूंगा, मुझे पढ़ाना अच्छा लगता है, मैं भाई चॉइस आया था। तो परावर्तन हो गया कंप्लीट। अब कहाँ आ रहे हैं सर हम लोग? प्लेन मिरर। कहाँ आ रहे हैं भैया? मिरर पढ़ने। तो मिरर जो है, दर्पण जो है, आप लोग के एग्जाम सिलेबस में मिरर भी है, लेंस भी है ना? तो पहले तो आप दर्पण पढ़ लो, उसके बाद ना आप लेंस पढ़ोगे। प्रिज्म भी है, प्रयोगशाला में प्रिज्म भी है। ठीक सर, इस बार एग्जाम का लेवल 2019 जैसा हो सकता है, उम्मीद कर सकते हो उससे भी टफ हो सकता है, क्योंकि अभी रिसेंटली जितने एग्जाम पूछे जा रहे हैं, पैटर्न टफ हो गया है, कूट वाले प्रश्न डाल दिए जाते हैं, वो ससुरा एक सवाल 4 सवाल रहता है। आपको पता है तभी आप ऑप्शन दे पाओगे, यूपीएससी पैटर्न है ना वो। और दूसरी बड़ी बात ये हो जाती है कि क्वेश्चन इजी नहीं पूछे जा रहे। परिचारक के एग्जाम में 10वीं का सिलेबस था, फिर भी अच्छा क्वेश्चन आया, ये तो और बढ़िया रहेगा। तो मिरर में हम कितने प्रकार के मिरर पढ़ेंगे? तो मिरर में सर हम 2 प्रकार के मिरर पढ़ेंगे। कौन कौन से ये 2 प्रकार के मिरर हैं? तो पहला है सर, उत्तल अवतल मत बोल देना, समतल दर्पण, मतलब प्लेन मिरर। और दूसरा जो है भैया, उसे हम नाम देंगे गोलीय दर्पण।
मतलब स्फेरिकल मिरर। ठीक। तो प्लेन मिरर कैसा होता है सर? जस्ट ऐसा सीधा मिरर रहेगा और पीछे वाला हिस्सा क्या रहेगा? पॉलिश रहेगा। ठीक है। पीछे वाला हिस्सा क्या रहेगा? पॉलिश रहेगा। जैसे आपके घरों का दर्पण, अपना सुंदर सा चेहरा आप सुबह देख कर आते हो और दिन में 10 बार देखते हो, तो वो जो दर्पण है वो कैसा है सर? प्लेन है, फ्लैट है। ठीक है। अब ये जो गोलीय दर्पण रहेगा ना भाई, ये गोलीय दर्पण है। ओके। ये है इसका सेंटर ऑफ पॉइंट, सेंटर सी। और ये मान लो सेंटर से ये दूरी क्या हो गई? आर, त्रिज्या। अरे बात समझ में? अब मैं एक काम करूंगा सर, मैं काम ऐसा करूंगा कि कुछ तो बड़ा करूंगा, मैं इसको बीचों बीच चीर दूंगा, फाड़ दूंगा, बराबर से हटा दूंगा। चीर दिए, दो हिस्से में काट दिए। जैसे ही दो हिस्सों में आपने काटा है, तो भैया एक हिस्सा आपको ऐसा दिखाई दे रहा है और एक हिस्सा आपको ऐसा दिखाई दे रहा है। दोनों का सेंटर पॉइंट तो अभी भी क्या है? सी है। सेंटर बदला क्या? सुनेंगे बात को। अब अगर आपने दोनों को बीच से काट दिया है और अगर इसकी पॉलिशिंग अंदर से कर दिए, अंदर से क्या कर दिया? पॉलिश कर दिया, तो परावर्तन की घटना, अपवर्तन की घटना सब कहां से? अच्छा, ये वाला एक एक्सिस होता है, थोड़ा टेढ़ा बन गया होगा, देख लेना। इसमें ये जो जॉइंटिंग पॉइंट होता है इसको पोल बोलते हैं। ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। इन दोनों के बीचों बीच में आता है फोकस पॉइंट। और सब मैं गोली दर्पण पढ़ाऊंगा तो सबकी परिभाषा लिखवा दूंगा, आप परेशान मत होना। तो जो रिफ्लेक्शन होगा, लाइट, लाइट आएगी, वो रिफ्लेक्शन बाहरी सतह से हो रहा है कि आंतरिक सतह से हो रहा है? और फैलेगा कि अंदर आएगा? मान लो ये फुटबॉल है, फुटबॉल पे मैं ऐसा एक पत्थर चला के मारूं तो पत्थर बाहर फेंकाएगा ना? गोल फुटबॉल है, आपको तो आधा ही दिखेगा ना। तो अगर मैं जैसे पत्थर फेंकूंगा तो ये पत्थर बाउंस बैक करेगा, यस और नो? सिमिलरली एक नीचे से पत्थर फेंका, ये भी क्या किया? बाउंस बैक इधर किया, हाँ या ना? तो आप ये देख पा रहे हो कि ये कितना रेंज, बीच में थोड़ा सा रुक जाए यार, ठीक है, फ्लो बिगड़ जाएगा। तो ये कितना रेंज कवर किया? ये पूरा रेंज कवर किया। ये क्या किया? पूरा रेंज कवर किया। अब इस दर्पण के बारे में तीन चार इंपॉर्टेंट चीजें। पहला, इसका पॉलिशिंग कहाँ हुआ है? अंदर से। परावर्तन कहाँ से हो रहा है? बाहर की सतह से। कहाँ की सतह से? ये प्रकाश को, मान लो ये प्रकाश किरण है, उसको फैला रहा है कि कंप्रेस कर रहा है? फैला रहा है, मतलब दृष्टि क्षेत्र बड़ा है। और इस दर्पण को हम क्या नाम देंगे? उत्तल दर्पण। क्या नाम देंगे? उत्तल दर्पण। हिंदी में क्या बोलेंगे? कॉन्वेक्स मिरर। समझ में आ गया? तो कॉन्वेक्स मिरर से रिलेटेड तीन चार चीजें आपको आराम से क्लियर हो गई कि पहला पॉइंट, परावर्तन सतह कहाँ है? बाहर की ओर उभरा हुआ है। परावर्तन सतह ऐसे उभरा हुआ है, ठीक है। परावर्तन की सतह बाहर से हो रहा है। प्रकाश किरणों को फैला रहा है कि समेट रहा है? अच्छा, फैलाने को क्या बोलते हो? स्प्रेड करना, डाइवर्ज करना। क्या करना? कन्वर्ज मतलब एक जगह इकट्ठा करना, और डाइवर्ज मतलब फैलाना। इसीलिए उत्तल दर्पण को हम एक और नाम देते हैं अभिसरित। हिंदी में क्या बोलेंगे? अपसारी। अपसरित करना, फैलाना। अभिसरित मतलब इकट्ठा करना। तो आपसे ये सवाल पूछ चुका है, अपसारी दर्पण अगर बोला जाए, क्या? अपसारी दर्पण मतलब डाइवर्जिंग मिरर, डीएम। डाइवर्जिंग मिरर कौन है? उत्तल दर्पण है। इसीलिए एक सवाल आता है, गाड़ी के बगल वाला जो साइड मिरर रहता है, उत्तल रहेगा कि अवतल रहेगा? तो उत्तल रहेगा। क्यों? क्योंकि बड़ी सी बिल्डिंग, बड़ा सा ट्रक उस छोटी सी मोटरसाइकिल के साइड मिरर में आना चाहिए। ट्रक कितना बड़ा है, बिल्डिंग 10 मंजिला है, पर आपके साइड मिरर, बाइक के साइड मिरर में दिखाई दे जाता है कि नहीं? क्यों? क्योंकि वो अपना विजन ऑफ साइट क्या करता है? बढ़ा दिए रहता है। छोटा सा दर्पण है पर उसका दृष्टि क्षेत्र इतना बड़ा है कि 10 मंजिला बिल्डिंग उसके में समा जाएगा। आपको दिखता है स्पष्ट रूप से? पीछे कार आ रही है, बाइक का तो छोटा सा हेड वो है साइड मिरर, पर बड़ा सा गाड़ी दिख जाता है। ये अपसारी दर्पण है। कौन सा दर्पण है सर? अपसारी।
वर्ग 3 में साइंस और सोशल साइंस, नहीं 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 पढ़ना पड़ेगा। गलती से लग रहा है क्लास कोई जुड़ गया है क्या मेरे से? कॉम्बो वाले में जोड़ा रहूंगा। वर्ग 3 में साइंस नहीं आता जी। वो क्लास ना बहुत सारी रहती है, वर्ग 2 की टोटल हमारे यहाँ लगभग 10 से ज़्यादा बैचेस हैं। ठीक है, तो जोड़ते समय जुड़ गया होगा। खाली व्याख्याता रसायन का ही देखा जाए तो कम से कम अभी तक 16 बैचेस चल रही हैं। अलग अलग स्टेट में तो है, कहाँ तुम लोग हल्के में लेते हो। ठीक है, मैं एकदम खुश होता हूँ पता है। यहाँ के बच्चे लोग आके गाली देते हैं, तेरा दुकान नहीं चल रहा है अब, तेरा इंस्टीट्यूट, बकलोल साले, गधे। पहली बात तो एजुकेशन कोई दुकान नहीं है ना। मतलब हम इस नियत से पढ़ा रहे। अभी 2-3 दिन पहले एक दो लोग फोन किए थे कि मैम मतलब दीदी को ऑफिस स्टाफ को कॉल आया था, तो वो लोग बताए थे दीदी को। तो वो बता रही थी हमसे कि मेरे एक दो दोस्त लोग आपके इंस्टीट्यूट के बारे में बताए और बोले यहीं से ही पढ़ना। पर मैं जब ऐप पे चेक करने गया तो आप लोग का फीस सबसे कम है। ठीक है, इतना कम फीस मैंने देखा ही नहीं है। और फैक्ट भी है, आप देखो विज्ञान प्रयोगशाला जैसी बैच हम लोग 899 में, 999 में अभी लॉन्च कर दिए हैं ऑफर में। जबकि ये सब पूरा फिजिक्स, केमिस्ट्री, हिंदी, अंग्रेजी, कंप्यूटर, इतने विषय हैं। तो वो बोले कि फिर इसमें क्या है, बच्चों को कन्फ्यूज़न आ जाता है कि जब अच्छा ही पढ़ा रहे हैं तो फीस कम क्यों है। मेंटेलिटी यही है, अच्छा पढ़ाने वालों की फीस हमेशा क्या रहती है, बाकी इंस्टीट्यूट से ज़्यादा रहती है। तो भैया मैं व्यापारी नहीं हूँ, मेरा सीधा यही मानना है। हम वो गरीबी देख के आए हैं जहाँ पर कॉपी खरीदने के पैसे नहीं हुए हैं। बड़े फ्रैंकली बोलता हूँ कि मैंने क्लास 11th तक, 10th में प्रैक्टिकल एग्जाम होता है ना, तो प्रैक्टिकल कॉपी बनानी पड़ती है। तो वो उस समय मान लीजिए 12 रुपए की आती थी, मुझे वो रेट याद है। अब तो भैया वो 50-100 रुपए की हो गई है। वो 12 रुपए की कॉपी के अलावा मैं कभी कॉपी नहीं खरीद पाया हूँ। 10वीं तक मैंने कभी कोई फेयर कॉपी नहीं बनाए। स्कूलों में रहता है ना, हिंदी वाले सर बोलते हैं हिंदी का फेयर बनाओ, गणित वाले गणित का फेयर बनाओ। तो हमारे घर की स्थिति इतनी खराब थी, कपड़े तो हमें याद नहीं होगा कि शायद 8 साल 10 साल में कोई नया कपड़ा मिल जाए, कोई रिश्तेदार दे दिया, शादी ब्याह में तो बात अलग है। तो वो गरीबी आदमी देखा है और बहुत अच्छा लगता है कि वो गरीबी देखा है तो उसकी वैल्यू आदमी सीखा है। तो मैंने कॉपी भी नहीं खरीदी है। मैं जाता था रद्दी में ना, 2-3 किलो ना वाइट पेज खरीद के लाता था। फिर मेरी मम्मी उसको धागे से सिल देती थी और मैं उससे मैथ्स प्रैक्टिस करता था। स्कूल के टीचर लोग मुझसे ये बोलते थे फेयर वेयर बनाओ, जिल्द चढ़ाओ, रहता ना नौटंकी। तो मैं पहले ही दिन उनको बोलते थे सर आप पूरी किताब में से जहां पूछना है आप पूछ लो, आप चैप्टर नंबर 1 पढ़ा रहे हो, मेरे से चैप्टर 19वां पूछ लो, मैं बता दूंगा, पर मेरे को ना ये वाला काम मत दो। तो टीचर मेरे से खुश रहते थे, सपोर्ट बहुत करते थे कि हाँ लड़का पढ़ तो लेता ही है। और इसलिए 8th मेरिट में, 10th मेरिट में, दोनों में टॉप 10 रैंक में रहा हूँ पूरे स्टेट लेवल में। जिद था, अच्छा करना है। तो अपन वो गरीबी देख के आए हैं, इसलिए मैं बस ये चाहता हूँ ना कि हर बच्चा ना, सबका है भाई, 1000-2000 किसी के लिए बहुत होता है। मेरे 12वीं में 84% आए, बहुत रोया क्योंकि अनप्रिडिक्टेबल था। जो लड़का 8वीं राज्य में छठवा 5वें रैंक पर रहा हो, 10वीं में राज्य में प्रथम स्थान रहा हो, क्या उसको कॉपी लिखने नहीं आ रहा है कि उसके 84% आप दे दिए हो। अब मैं खुद से एक्सपेक्टेड था कि मेरे तो आराम से 93-94 जाएंगे, भले ही मेरिट ना आए, उतने तो चले जाएंगे। मैथ्स जैसे सब्जेक्ट में मेरे को 88 मार्क्स मिला। फर्स्ट टाइम लाइफ में 7वीं के बाद से ऐसा हुआ है कि मेरे गणित में 99 से नीचे मेरे को मिला रहा हो। वो 99 100 की आदत थी, साइंस में भी वही आदत थी। 88 मार्क्स झटका, क्योंकि एक सवाल गलत नहीं हो, गलत रहे तो काटो, पर बोर्ड आपको भी पता है अनसर्टेन मार्क्स दे देता है। संस्कृत में मेरे को 64 नंबर मिल गए थे, बाद में वो 99 पहुंचे। तो जो लड़का 64 पाया, 89% पे आ गया था, वो तो सुसाइड कर लेता ना जी। पर मैं बेशरम, मरना तो है नहीं बोल के इसलिए जीता रहता हूँ। तो मैं ये बात समझ पाया कि 84% आया पर मैं उसको कुछ कर नहीं पाया, क्योंकि रिवेल में हर सब्जेक्ट का कितना लगता है, 500, और तब भी नंबर नहीं बढ़ता। आप कॉपी की फोटो कॉपी मंगाओगे ना, उसका अलग से 500 तब मिलता है। तो भैया मैं एक सब्जेक्ट का 1000 रुपये 5000 कहाँ से दूं, मेरे घर वाले नहीं दे पाए।
इसलिए आज तक मेरे 12th के स्कोर कार्ड पे केवल कितना है, 84%। होने 95% से ज़्यादा चाहिए थे। मुझे वो दुख हमेशा रहता है। इसीलिए नहीं झूठा ना 3000। अब जब हमको भगवान ने मौका दिया, हमने इतना लोएस्ट फीस में एजुकेशन को आसान बनाया कि हर बच्चा पढ़ जाए, आगे बढ़ जाए, क्योंकि वो देख के आए हैं। इसलिए हम फीस सबसे कम रखते हैं। और पढ़ाई का लेवल में तो आप इतना जरूर समझ लीजिए, आप हमारा कंपैरिजन तो करो ही मत, स्टेट में तो और मत करो। करना है सेंट्रल लेवल के जो सबसे मिलियन व्यूज वाले हैं उन लोगों से तुलना जाके करना, तो पता चल जाएगा। और इंडिया का ऐसा कोई भी टॉप इंस्टीट्यूट नहीं है, चाहे वो नारायणा हो, फिजिक्स वाला हो, श्री चैतन्य हो, अन अकेडमी हो, जहाँ के मेरे पास कॉल लेटर्स या ऑफर लेटर्स नहीं। ठीक है, सब जगह के हैं। तो इसलिए मैं कई बार बोलता हूँ कि तुम लोग ये मत देखो कि यार मेरा दुकान चल रहा नहीं चल रहा। भाई दुकान नहीं है, ये सेवा है। आपको पढ़ा के मैं टीचर बनाऊंगा, आपकी जिंदगी सुधर जाएगी। आप यहाँ पर आइए, अब मेरे लिए मत परेशान हुआ करो इतना ज़्यादा। कहीं भी 1 आध करोड़ के पैकेज पे आराम से चले जाऊंगा। 21 साल की उम्र में मेरा 35 लाख का पैकेज था, तो आप इतना समझ सकते हो कि मैं क्या था। अब तो मैं और ज़्यादा एक्सपीरियंस और ज़्यादा हाईटेक वाले में हो गया हूँ। चलिए ध्यान दीजिए। अब इसमें क्या किया, बाहर की सतह को रंग दिया, तो परावर्तन कहाँ से होगा, आंतरिक सतह से होगा। आंतरिक सतह से परावर्तन होगा, मतलब ये लाइट आई टकराई। अब अंदर से परावर्तन होगा तो बताओ बाहर फेंकाएगा कि अंदर आएगा, ऐसा है ना। ए, ऐसा है। मैं अगर इसको ऐसे फेंकूंगा ना, झुक के नीचे आ जाएगा। सिमिलरली ये नीचे से है, आया टकरा, ये बीच में फोकस पॉइंट है, ये पोल पॉइंट है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। तो ये आपका जो परावर्तन हो रहा है, परावर्तन के बाद लाइट क्या हो रही है, एक ही जगह पे इकट्ठा होते जा रही है। सबको दिख रहा है भाई, लाइट आ रही है टकरा रही है, एक जगह फोकस पॉइंट पे क्या हो रही है, इकट्ठा हो रही है। क्यों? क्योंकि पैरेलल लाइट आ रही है, समांतर किरणें। ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये समांतर जितनी भी किरणें आती हैं वो फोकस बिंदु पर इकट्ठा होती हैं। कॉन्सेप्ट है ये, आगे लिखवाऊंगा मैं इसको। तो यहाँ पर लाइट क्या हो रहा है, इस दर्पण जहां पर, यहाँ देखो, परावर्तक पृष्ठ जो है, अंदर से परावर्तन हो रहा है कि बाहर से। तो परावर्तन पृष्ठ क्या है, आंतरिक है, तो अंतः लिख दिया, बस ऐसे शॉर्टकट अंतः लिखा गया, अंतः। दूसरा पॉइंट कि सर अपसारी है कि अभिसारी है ना। कन्वर्जिंग मिरर है, लाइट को एक जगह कन्वर्ज कर रहा है। अभिसारी दर्पण है, कन्वर्ज कर रहा है। तो आपसे एक बड़ा सिंपल सा सवाल पूछा जाएगा, भैया आप बता दो, सोलर पैनल में, सोलर कुकर में, सोलर हीटर में मिरर यूज करते हैं हम लोग, तो वो कौन सा मिरर होगा, उत्तल होगा कि अवतल होगा? अवतल होगा। इस मिरर को हम लोग क्या नाम देंगे सर, इस मिरर को हम नाम देंगे अवतल दर्पण। जहां पर आंतरिक पृष्ठ से परावर्तन होता है उसे हम अवतल दर्पण बोलेंगे। कॉनकेव मिरर का नाम देंगे, ठीक, कॉनकेव मिरर का नाम देंगे। और मैंने नाम लिया सोलर सेल का। सोलर कुकर जिसमें खाना बनता है, तो उसमें भी आपने देखा होगा कि एक मिरर बनाई जाती है, वहां हालांकि प्लेन मिरर यूज हो जाता है। सोलर हीटर, सोलर हीटर क्या रहता है पता है, मैं कॉपर का एक बड़ा सा चेम्बर रखूंगा, है ना, एक बड़ा सा टब रहेगा मेटल का, कॉपर हो जाए या स्टील हो जाए, कुछ भी हो जाए जिसकी हीट कैपेसिटी अच्छी हो। और उसके चारों ओर हम क्या करते हैं पता है, बड़े बड़े मिरर लगा देते हैं, बड़े बड़े मिरर। लाइट आया टकराया, यहाँ इकट्ठा हुआ, ये उसके फोकस पे रहेगा। मिरर के कहाँ रहेगा, तो जितनी भी प्रकाश किरणें आ रही होंगी, जो टकरा टकरा के कहाँ इकट्ठा हो रही हैं, यहीं पे इकट्ठा हो रही हैं, यस और नो। तो उससे क्या हो रही है, पूरे एरिया का लाइट एक जगह इकट्ठा होने लगा, गर्मी बढ़ते जाएगी, गर्मी बढ़ते जाएगी, अंदर अंदर क्या भरे हैं, पानी। इसी को बोलते हैं सोलर हीटर। 5 स्टार होटल्स होटल्स जो रहते हैं ना, उनकी छतों पे जाओगे, बड़े बड़े आपको चेम्बर दिखेंगे सोलर वाले। क्योंकि भैया लोगों को गीजर का पानी चाहिए, तो गीजर का पानी क्या देना, पानी उबाल के दे देते हैं। या खाना वाना भी धोना है तो गर्म पानी चाहिए, तो उन लोग कितना इलेक्ट्रिसिटी बर्बाद करेंगे, तो इसलिए ये डिवाइस लगा देते हैं। यहाँ पर सारा लाइट इकट्ठा हो रहा है और वो पानी लगातार क्या हो रहा है, गर्म होते जा रहा है। ठीक है, अब वो गर्म पानी से आप खाना धो या आदमी को धो, जो करना है वो करो। ठीक है,
कई बार इतना पानी गर्म कर दिया जाता है कि भाप बन जाएगा। अब भाप बन के उसको नोजल से निकाल के उसको टरबाइन पे फ्लो करा देंगे, घूमना शुरू कर देगा, इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन चालू। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सोलर हीटर से हम लोग करंट भी बना सकते हैं। जितने भी हमारे थर्मल पावर प्लांट या न्यूक्लियर रिएक्टर में किया क्या जा रहा है, हीट पैदा करके पानी को भाप बनाया जा रहा है, और उस भाप को नोजल के सहारे मतलब छोटे छिद्र से हाई प्रेशर से अपन थ्रो करते हैं, तो टरबाइन के ब्लेड्स पे पड़ेगा। अब ब्लेड से जैसे तुम लोग पंखे में फूक मारते हो घूमता है, मैं अगर हाई प्रेशर से फूक मारूंगा जोर से घूमेगा, उससे आर्मेचर लगा है, आर्मेचर घूमेगा, उससे आप लोग का मैकेनिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट होने लग जाएगी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो सोलर डिवाइसेस ऐसे काम करेंगे। मसला यह है सोलर डिवाइस में कौन सा मिरर यूज करना है, तो लाइट को एक जगह इकट्ठा करे, कन्वर्ज करे। तो कौन सा मिरर, कन्वर्जिंग मिरर। नाम क्या है, अवतल दर्पण। अब एक और चीज समझो, लाइट एक जगह इकट्ठा हो रहा है तो वो चीज आपको ज्यादा बढ़िया दिखाई देगी ना, स्पष्ट दिखाई देगी नहीं देगी, ये इंटेंसिटी ऑफ लाइट बढ़ गई। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, जैसे ड्रेसिंग रूम में हो रहा है या आपके ज्वेलरी शॉप्स में हो रहा है। तो आप इतना समझ लेना, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण में सबसे इंपॉर्टेंट बात, एक बार मैं कहानी खत्म करता हूं, आगे से मैं इसका एग्जांपल बोलूंगा, आप आंसर दोगे। जैसे मैं अभी पहले एग्जांपल पूछ देता हूं, सर्च लाइट, अवतल दर्पण उत्तल दर्पण। सर्च लाइट जो बीएसएफ यूएसएफ बॉर्डर पे लगे रहते हैं, आतंकवादी लोग घुसपैठ करते हैं तो ऐसे लेके नहीं घूमते रहते हैं उन लोग, ऊपर रहता है जो, अवतल की उत्तल, कंफ्यूजन हो रही है ना। गाड़ी का हेडलाइट कॉन्वेक्स, अच्छा जवाब। डॉक्टर टेप, डॉक्टर कान नाक गला जब आपका मुंह फाड़ के देखता है, ओके अवतल की उत्तल, ठीक है। बात करेंगे टॉर्च, हमारे घर का टॉर्च, कंफ्यूजन है, दिक्कत जा रही है, रटना नहीं है, मैं पढ़ा रहा हूं तो और नहीं रटना है, हटा देते हैं कंफ्यूजन, एक लाइन में बात। अच्छा सेविंग मिरर या ब्यूटी मिरर, आप ब्यूटी पार्लर जाते हो, आप अपना चेहरा निहारते हो तो, या सेविंग करते हो तो थोड़ा थोड़ा देखना है ना, एकदम कट वट लग गया है तो फिटकरी रगड़ो, ये जो भी है, तो वो कौन सा मिरर है। तो अवतल उत्तल में दिक्कतें हो रही हैं, आपको बस एक छोटा सा पॉइंट पकड़ना है। पॉइंट ये है कि अवतल दर्पण में ना साफ दिखाई देता है, क्योंकि लाइट एक जगह इंटेंसिटी ज्यादा कर रहा है, तो चीजें क्या होंगी, साफ दिखाई देंगी, ज्यादा लाइट है मतलब साफ दिखाई देगा। और उत्तल दर्पण में क्या हो रहा है ना, दूर तक दिखाई देना है, तो दूर देखने में साफ देखने की कोई जरूरत है क्या, नहीं है। बस अब इतना पॉइंट पकड़ लो, एक क्या है, क्रिस्टल क्लियर दिखाने का काम करेगा कौन सा दर्पण, अवतल दर्पण, और उत्तल दर्पण में क्रिस्टल क्लियरिटी की कोई रोल नहीं है। समझ में आ गया। अब चलिए, अब आप जवाब अब दीजिएगा, सेविंग मिरर या ब्यूटी मिरर जिसको बोलते हो, अवतल है कि उत्तल है। मैं सेविंग कर रहा हूं तो एक एक चीज पता चलना चाहिए ना, है कि नहीं, कि नहीं यहाँ पर एक आध ठोक अपना हेयर छूट गया है, पता चल रहा है, फिर वो बोलेंगे ठीक से आदमी नहीं किया है, तो साफ दिखना जरूरी है। कौन सा दर्पण, अवतल दर्पण। डॉक्टर आंख के सामने लगा के आपके कान का, नाक का, गले का चेकिंग कर रहा है, साफ दिखना चाहिए कि दूर तक दिखना चाहिए, साफ दिखना चाहिए कि भैया छोटे से छिद्र में कहाँ फंगस इन्फेक्शन हुआ है, कहाँ क्या हुआ है। तो कौन सा दर्पण, डॉक्टर टेप, अवतल दर्पण। समझ में आ रहा है। गाड़ी का हेडलाइट साफ दिखाता है कि दूर तक दिखाता है, सर साफ दिखाता है। सामने एक छोटा सा कीड़ा या चूहा भी आ जाए, आपको गाड़ी के अंदर दिखता है नहीं दिखता है, जैनी गाड़ी चला रहा है तो कैसे करेगा बेचारा, चूहा मर गया वो अपने आप को मार लेगा। जैनी लोग हिंसा नहीं करते ना, मैं तो एक जैनी के साथ भुगत चुका हूं। पंक्षी बैठी थी, चिड़िया रोड पे, और गाड़ी चल रही थी 110 120 पे, ठीक है, वो भाई पूरा गाड़ी का स्टीयरिंग मोड़ दिया, गाड़ी मतलब बस पलटी नहीं, थोड़ी देर के लिए प्राण यहाँ से जाके ना ऐसे देख रहा था मेरे को, बाय वापस आ गया बस गाड़ी नहीं पलटी, ब्रेकर आ गया था करके गाड़ी उसमें लड़ गई, छूप गई थोड़ा सा। अब हम लोग एकदम होश में थोड़ी देर बाद आए, फिर हम लोग का आत्मा जब बोला हाँ शरीर में है, क्या किया आप, बोलते पक्षी बैठी थी, मैं कैसे मार देता उसको। मैं बोला आप मेरे को पहले ये बताओ, कभी भी आज तक आपने पूरे जीवन में, किताब में, मूवीज में किसी रोड पे पक्षी को मरा हुआ देखे हो, पॉसिबल नहीं है, बिकॉज दे हैव सिक्स सेंस। टायर उनके यहां तक पहुंच जाएगा ना, वो वहां से एवोल्यूएट हो जाएंगी, बाहर निकल जाएंगी, उनके पास छठवां सेंस काम करता है। ओ भाई तू सही बोल रहा है, मैं बोला पहले पूछ लिया था अभी शायद मेरे ये अंतिम कथन हो सकते थे। तो साफ दिखाई देना चाहिए,
छोटा सा कीड़ा भी मरेगा, वो लोग दुख में आ जाएंगे। ठीक है, तो हेड मिरर जो रहती है साफ दिखाने का काम करती है, दूर तक, 1-2 किलोमीटर दूर तक दिखा रहा है क्या? नहीं दिखा रहा है। उसका रेंज हार्डली 20 फीट 30 फीट की रेंज में रहेगा, पर उस चीज की हर चीज आपको, कोई इंसान आ गया, जानवर आ गया, छोटा जानवर भी आ गया, आपको क्लियर दिखाने का काम करता है। तो वो अवतल दर्पण है। कौन सा? हेड मिरर, हेडलाइट। और जो साइड मिरर है वो बड़े से क्षेत्र को छोटे से में समेट के दिखा रहा है। तो जिसका व्यू रेंज ज्यादा है वो क्या है? उत्तल दर्पण। तो साइड मिरर उत्तल, हेडलाइट अवतल, याद रहेगा। मैं बात कर रहा हूँ सर्च लाइट, बीएसएफ या बॉर्डर में जो लगे रहते हैं, या हेलीकॉप्टर से सर्च लाइट से कभी कभी खोज किया जाता है ना, तलाशी। तो आप बताओ सर्च लाइट कैसा मिरर? सर्च लाइट, तो सर्च लाइट में ना आप किसी चीज के पीछे भी छुपे रहोगे ना, तब भी आपका आ जाता है। ठीक है, तब भी वो लोग पकड़ लेते हैं, उतना इंटेंस रहता है। सर्च लाइट देखिए, वो एकदम सीधे लाइट की इंटेंसिटी जाती है, मतलब लाइट कन्वर्ज फॉर्म में है, डाइवर्ज फॉर्म में नहीं है। तो आपका जो सर्च लाइट है वो कैसा है? अवतल दर्पण है। स्ट्रीट लाइट, स्ट्रीट लाइट का लक्ष्य आपको एकदम साफ दिखाना नहीं है, दूर तक दिखाना है। देखो तो धुंधला दिखता है स्ट्रीट लाइट में बेसिकली, पर उसका लक्ष्य ये रहता है कि भैया वो जिस भी हाइट पे है ज्यादा से ज्यादा एरिया कवर कर ले। तो स्ट्रीट लाइट मतलब लाइट को फैलाना है कि समेटना है। अगर अगर आपने उसमें अवतल दर्पण लगा दिया तो उसके बस नीचे बस दिखाई देगा, दूर तक दिखाई। तो स्ट्रीट लाइट उत्तल दर्पण, सर्च लाइट अवतल दर्पण, सीधे लाइट की बीम उतरती है। टॉर्च, टॉर्च में भी बीम जाता है, आसमान में भी मारते उसका बीम ऐसा दिखता है आपको। तो कन्वर्ज लाइट है कि डाइवर्ज है? बीम दिख रहा है मतलब कन्वर्ज है ना। मैं यहां टॉर्च मारूंगा, मेरे को एक ठोक बस साफ दिखाई देगा, थोड़ा सा और दिखाई देगा। यहां टॉर्च मार दूंगा, पूरे कमरे में प्रकाश आ जाएगा। संभव है क्या? ठीक है, तो टॉर्च भी साफ दिखाता है। सामने कोई छोटा सा सांप आ गया, टॉर्च में आप देख पाते हो, क्योंकि ये तो करैत होते ही छोटे छोटे हैं, पर काटते बड़ा प्रेम से हैं उन लोग। तो टॉर्च जो है वो अवतल दर्पण है। जहां भी बीम साफ दिख गई मतलब वो कन्वर्ज किया है। तो आसमान में टॉर्च को मारते उसकी रेशमी उठती है। ठीक है, अब आया समझ में? रटना पड़ रहा है क्या? कुछ भी आपसे बोला जाए आप बना लोगे। ठीक है, इजी है। चलो आपकी आंखों में जो चश्मा लगा है उसके बारे में पता करते हैं। भैया जिसका पावर नेगेटिव में आएगा उसके में याद रखना कॉनकेव मिरर या कॉन्वेक्स लेंस। जब ये मिरर लेंस बनता है उल्टा हो जाता है, नेचर बदल जाता है। तो जो प्रॉपर्टीज आप अवतल दर्पण के लिए पढ़ रहे हो वो प्रॉपर्टीज उत्तल लेंस के लिए होगी। समझ में आया? जैसे अवतल दर्पण क्या है? कन्वर्जिंग मिरर है। अगर मैं कन्वर्जिंग लेंस बोला तो उत्तल लेंस। तो कौन सा? पकड़ पाए बात को? दर्पण से जैसे ही लेंस में जाते हैं जज्बात हालात बदल देना। और ये क्या है? डाइवर्जिंग मिरर बोला है तो उत्तल दर्पण, डाइवर्जिंग लेंस बोला जाए तो अवतल लेंस, कॉनकेव लेंस हो जाना है। पकड़ में आई बात? और एक बात है, जिस जो चीज नेगेटिव है वो अवतल के लिए जाती है, पॉजिटिव वाली उत्तल के लिए आती है। तो आपकी आंखों का पावर अगर प्लस में है तो आपकी आंखों के सामने जो लेंस लगा है वो क्या है? उत्तल लेंस लगा है। अगर माइनस में है, किसी किसी का रहता है ना -0.5 डायोप्टर ऐसा, तो उनको कौन सा लेंस लगा है? कॉनकेव लेंस लगा है। ठीक, सोच सोच के पढ़ने में अच्छा लग गया। चलो अब आज थ्योरी में इतना ही रखते हैं। ठीक है, काफी सारी अच्छी बातें हुई हैं। उदाहरण मैंने लिखवाया नहीं है, पर आप मुझे लगता है अब आराम से बता दोगे। सर्च लाइट कौन सा था? अब कंफ्यूजन वाली कोई बात नहीं है, सबके जवाब आ रहे हैं। ठीक है, डॉक्टर टेप साफ देखना है, अवतल। गाड़ी का हेडलाइट, टीवी एंटीना देखिए हो अपने घर में, डिश टीवी वाला जो लगे रहता है। अरे अलग अलग कंपनी होंगी, जियो होगा एयरटेल होगा, तो लोग एक एंटीना लगाते हैं ना जिसमें रिसीवर रहता है जी। ए भाई ऐसा वाला नहीं देखे हो? यहाँ पर रिसीवर रहेगा और यही एंटीना आपके छतों पे रखा जाएगा जहां से आप लोग का टीवी का चैनल और कवर होता है। अवतल है कि उत्तल है? तो याद रखना इसमें क्या होता है, जितने सिग्नल्स आते हैं ये उसके फोकस पॉइंट पे रखा है। कहाँ? अब वो सिग्नल्स आए टकराए, ये अवतल दर्पण है, तो टकराने के बाद हमेशा कहाँ इकट्ठा होगा? तो ये छतरी को गोल बनाया जाता है, हल्का सा कर्व दिया जाता है,
और वो एक अवतल दर्पण है जो पूरे सिग्नल्स को एक जगह क्या कर रहा है, कन्वर्ज कर रहा है। इसलिए बैड वेदर में भी भैया आपके टीवी को सिग्नल पूरा मिलते रहता है, रिसीवर को सिग्नल चाहिए। सिग्नल किसको मिलना है, रिसीवर को। तो पूरे एरिया का सारा लाइट वही रिसीवर पे जा रहा है, सारा सिग्नल रिसीवर इकट्ठा कर पा रहा है, इसलिए आपका चैनल बहुत सुगमता पूर्वक चलता है। पहले जमाने में दिक्कत होता था, वो वाला रहता था, ये वाला, ऐसा वाला, है ना। अब जाके हमको सेट करना पड़ता था, एक जने ऊपर ही रहता था। क्रिकेट मैच होता था कभी, मान लो इंपॉर्टेंट वाला भारत पाकिस्तान जैसा, तो घर वाले बच्चे ज्यादा पैदा करते थे, एक बच्चा ऊपर ही रहेगा करके पकड़े रहेगा। हमारे घर में तो डेट बटा हुआ था, सोमवार तू चढ़ेगा, मंगलवार तू चढ़ेगा। हम लोग आपस में अपना कोड, इसलिए हमने अपने सीरियल भी अलग अलग बांट रखे थे। कॉमन सीरियल होता था तो कुछ भी करके उसको ना हम लोग 15-15 मिनट का शिफ्ट कर लेते थे, ठीक है। तो ये चीजें, उसमें क्या था, इतना लॉजिक नहीं था अवतल उतल का। आज के डेट में देखते हो इसको जाके अपने को हिलाना पड़ता है क्या, लोगों ने दिमाग लगा लिया, अरे क्यों इतना टेंशन लेना, प्लेन पैरेलल रखने की जगह कॉनकेव डाल दो, सारा सिग्नल कहीं भी गिरे इकट्ठा तो एक ही जगह होना है, इकट्ठा रिसीवर पे होना है, रिसीवर कैप्चर कर लेगा, आपका चैनल बड़ा स्मूथ चलता है। इसको जाके अपने को छेड़ने की जरूरत है ही नहीं, वो कहीं भी ले जाके उन लोग, कहीं भी आप घर के अंदर भी बोलोगे रख के आ जाएंगे, हो जाएगा उनका काम। तो टीवी टावर या टीवी सिग्नल जो रहते हैं वो भी क्या है, अवतल है। वाईफाई की बड़ी बड़ी छतरियां देखते हो जो पूरे एरिया में वाईफाई सप्लाई करते हैं, बड़ा बड़ा, वो भी कौन सा है, अवतल है, ताकि ज्यादा सिग्नल को एक जगह इकट्ठा करे और फिर वो डिस्ट्रीब्यूट करे। चलिए, तो सोचना समझ में आया। चलो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। टाइम में अब समझ में आया है, चलो मजा आया ना। आज जाके घर में सब अवतल उत्तल के जितने उदाहरण है देख लेना।